अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान। नाजरीन, पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक और इंतहाई नाखुशगवार वाकया आज देखने में सामने आया, जब वकला की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर धावा बोला गया। आज जिस अंदाज में वकला की जानिब से तोड़ फोड़ की गई, नारेबाजी की गई, हमने देखा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से भी बदतमीजी की गई और इंतहाई नाखुशगवार सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की भारी नफरी वहां पर तलब करने पड़ी। और इसके बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और कचहरी की तमाम अदालतें ता हुक्म सानी बंद कर दी गई हैं। नाज़रीन, वकला गर्दी का ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा कि इस तरह के मुतादिद वाकयात मंजर आम पर आ चुके हैं। आखिर सवाल ये पैदा होता है कि क्यों कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ाते फिर रहे हैं। और फिर सवाल ये भी अहम है कि क्या वकला भी कानून की गिरफ्त में आएंगे? आखिर इनको सजाएं कौन देगा? इस पर आज के प्रोग्राम में नाज़रीन बात करेंगे। इसके साथ साथ अगले महीने नाज़रीन ऐवान बाला के होने वाले इंतखाबात का जो मामला है, हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ मुतनाज़े होता जा रहा है। हुकूमत की एक तरफ ख्वाहिश है कि सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए हों ताकि हॉर्स ट्रेडिंग रोकी जा सके। और इसके लिए गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि सदर मुमलिकत ने सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी भी दी, जिसके बाद हमने देखा कि अपोजिशन की जानिब से इस पर कड़ी तनकीद की गई, इसे आइन पर हमला करार दिया गया और यह भी कहा गया कि हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालना चाहती है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी जाहिर है इसकी समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स जो थे, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि अगर सदारती ऑर्डिनेंस मशरूत ना होता तो फिर इसे कलअदम करार दिया जाता। समाअत पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अदालत जो है वो इस पर क्या फैसला दे सकती है, अदालत की राय क्या हो सकती है। और दूसरा, जो हुकूमत पर तनकीद हो रही है कि हुकूमत जो है वो इटसेल्फ इस पर बड़ी कंफ्यूज नजर आ रही है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट राय दे, फिर राय आने से पहले ही हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर आईनी तरमीमी बिल ले आई, फिर आईनी तरमीमी बिल के बाद सदारती ऑर्डिनेंस ले आई हुकूमत और फिर हमने देखा कि इसे भी अदालती फैसले से मशरूत कर दिया गया। तो हम देख रहे हैं कि हुकूमत खुद जो है वो इस मामले पर बड़ी कंफ्यूज नजर आ रही है। इस पर नाज़रीन आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ आज हमने देखा कि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने एक बार फिर बड़े वाज़े अंदाज में ये बता दिया कि पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, पाक फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि तहकीकात के बगैर बात नहीं करनी चाहिए, अगर सबूत हैं तो सामने लाए जाएं। अब ये जो PDM की जो सारी तहरीक है, हमने देखा कि शिरुद्दीन सही जिस अंदाज में बराह रास्त नाम ले लेकर जिस अंदाज में तनकीद की जाती रही, उसके बाद हमने देखा कि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी DGISPR की जानिब से बड़े वाज़े अंदाज में बात की जाती रही, लेकिन ये सिलसिला अभी भी रुका नहीं है। अब PDM इस सब से हासिल क्या करना चाहती है, यही वो मौज़ूआत हैं नाज़रीन जिन पर आगे मैं बात करेंगे। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट एहतशाम उल हक साहब, एनालिस्ट मलिहा हाशमी और माहिर कानून अजहर सदीक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एहतशाम उल हक साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आती हूँ। एहतशाम साहब, वकला गर्दी का ये कोई पहला वाकया नहीं है। अभी PIC में वकला ने जो कुछ भी किया सारी दुनिया ने देखा। आज इस अंदाज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर धावा बोला गया, जिस अंदाज में बदतमीजी की गई, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को महसूर किया गया, ये कानून के रखवाले आखिर क्यों कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं? इन्हें कौन रोकेगा सर? देखिए, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 1997 में जब नवाशी साहब पे मुकदमा चल रहा था तौहीन अदालत का, उस वक्त आपको याद होगा कि PMLN के लोगों ने एक बड़ा भरपूर हमला किया था और हमारे जजेस हज़रात को कोर्ट छोड़ के वहाँ से जाना पड़ गया था। और फिर ये कि दो तोड़ फोड़ हुई जो सारी दुनिया को पता है वो तारीख़ का हिस्सा है। उसके बाद से माज़रत के साथ जो तरक्की का सफ़र और शान का सफ़र जो वकला की तरफ से शुरू किया गया था वो आज तक जारी है। ठीक है, अभी चंद दिन पहले एक बैंकिंग कोर्ट के जज को जिस तरह उसके कपड़े उतारने की कोशिश की गई, मुल्तान में एक जज के साथ क्या हुआ, उसके बाद फिर PIC के जो आप जिक्र कर रही हैं, 4 लोग गालिबन वहाँ पे शहीद हुए थे अंदर। अब यह कि किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। सज़ा और जज़ा की बात हम सब लोग करते हैं, बार और बेंच का बड़ा जिक्र होता है, लेकिन आई डोंट नो व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद लॉयर कम्युनिटी, मुझे लगता है कि हमारी सुपीरियर जुडिशरी भी सोनिया बेबस हो जाती है। अभी आज के वाक़े के बाद देखें आपके जिस तरीके से डिटेल्स आई हैं, चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने वकला को बुलाया कि आएँ बैठ के बात करते हैं। यही बात जस्टिस मोहसिन साहब जो हैं वो जो जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे, नहीं बात करेंगे पहले, क्योंकि नजायज़ तजावज़ात को हटाया जा रहा है सब जगहों पे पूरे मुल्क में।
वहाँ पे भी जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में और हाई कोर्ट के करीब, तो उस पर उन्होंने रिएक्ट किया। अब सवाल ये कि आपको चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट के आपको बुला रहे हैं, आपने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। इससे तो मैं यही अखज़ करूँगा कि जी मुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। और फिर माज़रत के साथ देखें, जिस तरीके से काश 1 साल पहले ये PIC के वाक़े के ऊपर नोटिस लिया गया होता और कुछ सज़ा व जज़ा होती। जिस तरीके से फुटेज सामने आई है, मार पिटाई हुई है, डॉक्टरों के साथ गलती उनकी भी होगी, कसूर उनका भी होगा, कि भाई जो कानून बताने वाले हैं, जिनके ऊपर बड़ी नाज करते हैं लोग, किस हद तक हम भी कहते हैं कि वो बड़े मोहतरम कम्युनिटी है हमारी वकला की, लेकिन सवाल ये कि इस तरह के अगर वाक़यात होंगे, आप देखें जिस तरीके से आज इत्तलात आई हैं कि जस्टिस चीफ जस्टिस अतर साहब जो है उनका कॉलर पकड़ के कमीज का खींचा गया। अब ये मामला किधर लेके जा रहे हैं, ये बड़ा वाज़ेह तौर पे ये बताया जा रहा है कि जी हमें कोई रोक नहीं सकता, हमें कोई सजा नहीं दे सकता, और फिर जब वो हम कुछ कर लेंगे एक्शन नहीं लिया जाएगा और फिर आपको बात ही करनी होगी। देखें ये एक इशारा है, आप सारी दुनिया के और जो तबकात हैं पाकिस्तान के, उनको आप ये इंस्टिगेट कर रहे हैं कि जी आप डंडा उठाएं, अदालत में जाएं, पार्लियामेंट में जाएं, जहां जाएं मार कुटाई करें, अपने मामला तय कर सकते हैं तो कर सकें। मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है कि इस वाक़े का एक नोटिस लेना चाहिए। मैं चाहूंगा कि सिद्दीक साहब भी बात करें। अगर ये फिर अननोटिस चला जाता है मामला, फिर एक दफा फिर आप देख लें, कल इससे बड़ा कोई वाक़या हो सकता है। ठीक है, अजहर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर सिद्दीक साहब, वैसे तो आपके पेटी भाई हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आए रोज वुकला गर्दी का एक नया वाक़या सामने आ जाता है। कैसे देखती हैं आप? कंडेम करेंगे यकीनन ऐसे वाकयात को? आप समझते हैं कि ये जो मुलव्विस लोग हैं, ये जो कसूरवार लोग हैं, इन्हें सजाएं मिलनी चाहिए, कानून की गिरफ्त में आने चाहिए? बहुत शुक्रिया सोनिया। देखें, बुनियादी तौर पर अदम तशद्दुद का जो मामला है, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, ये जो वाकया हुआ है इसकी मजम्मत करनी चाहिए हमें कि इस तरह के वाकये होने नहीं चाहिए। इससे मुआशरे में अदम तशद्दुद का जो अंसर है ना बहुत ज्यादा। लेकिन उससे पहले आप देख लें, वो लॉयर मूवमेंट से एक मामला चल रहा था, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन उसे जुमेरात वाले दिन ही देख लें पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ। मैं डिफेंड नहीं कर रहा वहां कि वहां बैठकर जिस तरह गुत्था हुए, जिस तरह मारने को दौड़े, जो मामला सारे लेके आए वो सारे मामला ये साथ साथ चल रहे हैं। दूसरा जहां तक मसला है, मैं डिमांड करूंगा इस सारे मामले बाकायदा कोई इंक्वायरी कमीशन बैठे और सारे मामले को देखे। जो कहा जा रहा है, कुछ पता चला है कि जो चैम्बर्स के ऊपर गालबन स्टे मौजूद थे वो चैम्बर्स गिरा दिए हैं इंतजामिया ने। अगर स्टे के मौजूद होने के बावजूद गिरा दिए फिर तो गलत है। माजरत के साथ अजहर सिद्दीक साहब, आप कह रहे हैं गलत है, चलें एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या वुकला बरादरी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जेन्युइन भी हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आप अदालतों पर हमला आवर होना शुरू हो जाए, आप अदालतों में तोड़ फोड़ करना शुरू कर दें? देखिए, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं डिफेंड कर रहा हूँ अदालतों के हमले पे, तो हम किसी तरह से भी नहीं। हमें अच्छी तरह याद है कि जब PCO के जजेस बैठते थे तो हमारे सीनियर्स या हमारे बड़े में समझाया करते थे कि ये अदालतों की तौकीर है, अदालतों की इज्जत करनी है, इसमें बैठने वालों का इशू नहीं है। हम अगर इंस्टीट्यूशंस को बचाएंगे तो कल इंस्टीट्यूशंस हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो मैं तो इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा कि जो वाकया हुआ है ये गलत हुआ है, और इस पे बाकायदा इस मामले को बड़े हाई लेवल के ऊपर देखना चाहिए, और जो लोग कसूरवार हैं, जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, वो कानून के गिरफ्त में आने चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं तहकीकात होनी चाहिए, जो लोग कसूरवार हैं उनको सजाएं मिलनी चाहिए। मलिहा, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब इस वाक़े के बाद ज़ाहिर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इसका नोटिस लिया और ये कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं अगर तो आए, लेकिन वुकला की जानिब से इनकार कर दिया गया। अब पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है उसकी बात मानने से इनकार कर दिया गया है, तो इन लोगों को फिर कौन रोकेगा? फिर सजाएं कैसे मिलेंगी? फिर तहकीकात कैसे होंगी? ये बिल्कुल सही बात है, इनको कोई नहीं रोकेगा। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। ये नहीं रोकेंगे। ये तब रोकते अगर 97 में जब नून लीग के कारकुनान ने धावा बोला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर, जिस वक्त जजेस पर हमला किया था, उस वक्त उनको रोका जाता, स्नब किया जाता। उस पर आज तक मियां साहब ने 23 साल हो गए उस वाक़े को, आज 24 साल हो जाएंगे इस साल, कोई किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं, आज तक उस चीज पर कोई रिमोर्स, कोई रिग्रेट, कुछ नहीं। फिर बिल्कुल एहतशामुल हक साहब ने दुरुस्त बात की कि जो PIC का वाकया हुआ था उस पर भी हमने देखा कि कोई एक्शन नहीं लिया गया इनके अगेंस्ट। तो मच सो कि अजहर सिद्दीक साहब ने तो बड़ी दलेरी का काम किया है। हम तो उस वक्त मांगते थे कि भाई कोई वकील साहब आकर बात करें, तो कोई वकील साहब इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि वो बात करें। वो कहते थे भाई कल को इलेक्शंस होने हैं, मैंने इन्हीं के साथ चलना है, इन्होंने कुछ चक्कर चला के मेरा लाइसेंस मंसूख करवा देना है। तो ये प्रॉपर एक कार्टेल है, पूरा एक माफिया है, तब नहीं। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है,
कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने माइट इज राइट की जो फिलॉसफी है उसको अपनाया है। यही हाल आपने पार्लियामेंट में भी देखा, जो कि उस दिन देखने में सामने आया। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। और अवाम को क्या मैसेज गया जी? अवाम को ये मैसेज गया है कि अगर आप हुदैबिया मिल्स केस बंद हो गया है या जो दीगर करप्शन केसेस हैं उन पर जब अदालत कहती है कि भाई फलां केस पर अब आप गुफ्तगू नहीं कर सकते, तो अवाम में कोई डर पैदा होता है कि ठीक है भाई, चूंकि मुअज़्ज़ज़ अदालत ने मना कर दिया लिहाजा हमने नहीं करना। सही। तो आज जिस जजेस के कपड़े फाड़े जाएंगे तो अवाम कहेगी कि अच्छा, ये तो आईनी अदालत नहीं है। इससे सही। अदालत की तौकीर और उसका रौब कम हुआ है। बड़ी बदकिस्मती की बात है। और बिल्कुल। अगर इन लोगों ने जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नहीं सुननी, बात किसी एक शख्स की नहीं, नॉट अबाउट बिल्कुल जस्टिस सही गुलजार कह रही हैं आप। मलिहा, आपका पॉइंट आ गया है। एहतशाम साहब, ये अगर मैं सवाल आपसे करूं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, उसकी बात मानने से इनकार कर दिया गया है, तो फिर एक्शन कौन लेगा इनके खिलाफ? देखिए, मेरा जो अब डर और खौफ इस वक्त है ना, वो ये है कि आज जिस तरीके से जो रिपोर्ट सामने आई हैं, जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इस वाक़े के बाद चीफ जस्टिस साहब ने वकला को बुलाया अपने चैम्बर में, दे रिफ्यूज़ टू गो देयर। बिल्कुल। अब ये क्या चीज़ शो करती है कि ये इतनी एरोगेंस है, आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, आप लड़ाई झगड़ करके, वकला गर्दी दिखा के, और फिर ये कि जो अभी बात कर रहे हैं सिद्दीक साहब माजत के साथ, इंक्वायरी कौन सी इंक्वायरी? कोई आदमी इंक्वायरी करेगा इस पर? सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेगी, कोई एक्शन लेगा? आई एम अफ्रेड इस पर कुछ नहीं होगा। ये अब ये बात तय हो गई है। और जिस तरह ये हर आने वाला दिन हमें ये बता रहा है कि अदालतों में जो हो रहा है, ख़ास तौर पे आप देख लें पंजाब में, इंटीरियर पंजाब में, उसके बाद सिंध में जो होता है वो कला जो जजिस के साथ कर रहे होते हैं। अब इस पे तो आप देखें कोई एसओपी नहीं है। एक दूसरी बात यह है कि बार और बेंच का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब जिस तरह सिद्दीक साहब बता भी रहे हैं कि वक्ता बताया जाता था सीनियर वकला के कैसे इज्जत करनी है, भाई अब बात यह है कि अगर चीफ जस्टिस लेवल पे अगर आप किसी की बात नहीं सुनेंगे तो फिर क्या होगा? इससे पहले भी आप देख लें, खुसरो साहब के ज़माने में लाहौर के अस्पताल का वाक़या हुआ था। मैं तो कहता हूँ वो दिन था तारीख का कि कोई एक्शन लिया जाता। वो फुटेज सामने आ गई थी, जो मार पिटाई हुई थी। भाई अगर उसमें आप देखते कि डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, उनको भी आप सजा देते, तो आपको ये कोई नहीं कह रहा था कि जनाब आप एकतरफा करें। मुझे लगता है कि आज के वाक़े बाद क्या होगा, अभी असल मसला ये है कि अब इनडेफिनेट पीरियड के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट बंद कर दी गई हैं। साइलिन लोगों की तकलीफ परेशानियां जो होंगी और फिर सारी दुनिया में जो मैसेज जाएगा। अभी आप देख लें, चंद दिन पहले की बात है, जिस तरह अदालतों के हवाले से पाकिस्तान का गालिबन 120वां नंबर आया, 126 ममालिक में इतने पीछे खड़े हैं। अब एक पॉइंट मेरा ख्याल है और हम नीचे चले जाएंगे। सही, ठीक है। एहतशाम साहब, आप ये कह रहे हैं कि जब तक ऐसे वाकयात के हवाले से कोई तहकीक होंगी, जो कसूरवार हैं उन्हें सजाएं नहीं मिलेंगी, तब तक ये वकला की जानिब से गुंडागर्दी ऐसे ही जारी रहेगी और सफ़र जो करेंगे वो साइलिन करेंगे, और ऑब्वियसली एक ओवरऑल जो इंप्रेशन जाएगा मुल्क का वो भी ठीक नहीं जाएगा। और ज़रूरत इस जी प्लीज़। बात सोनिया, वहाँ पे ये भी हुआ कि जो साहबी बरादरी वहाँ पे कवर कर रही थी, उनके साथ भी जद्दोकोब किया गया, उनके कैमरे छीने गए कि आप क्यों फुटेज बना रहे हैं, उनके साथ भी बहुत ज्यादती की गई, जो कि काबिल मज़म्मत है। बिल्कुल, वो तो कवरेज के लिए गए, उसको कैसे आप रोक सकते हैं? ठीक है, एक ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, मज़ीद इशूज़ पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अजहर सदीक साहब, मैं अब आपकी तरफ आऊंगी। वैसे तो पीडीएम की तहरीक जब से शुरू हुई, हमने देखा कि जिस अंदाज में नाम ले लेकर स्टैब्लिशमेंट पर तनकीद की जाती रही, हमने देखा पहले भी DGI-SPR की जानिब से यह वाजे किया गया कि तनकीद ना की जाए, फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। अब हालिया जो मरियम नवाज साहबा की जानिब से कहा गया कि हमें फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, हमसे NRO मांगा जा रहा है, तो आज फिर वाजे किया गया है DGI-SPR की जानिब से कि अगर कोई सबूत हैं तो वो सामने लाए जाएं, बगैर तहकीकात इल्ज़ाम ना लगाए जाएं। तो बड़े वाज़ेह पैगाम दिया गया है आज फिर DGI-SPR की जानिब से। देखिए, मैं एक सिर्फ छोटी सी बात क्या है कि मैं आपकी असल बात करूँ। देखिए, एक लफ्ज इस्तेमाल हम करते हैं, वकला गर्दी और ये गुंडागर्दी। देखिए, हम में चंद लोग ऐसे हैं जो इस हवाले से, लेकिन एज अ प्रोफेशन बड़ा नोबल प्रोफेशन है। मैं अपने प्रोफेशन को डिफेंड भी करूंगा। अब दूसरी जहां तक बात आपने कही है, तो ये 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा है और इसकी मौजूद जो है, मैं समझता हूँ मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब खुद है, और इस काम के लिए रजा रब्बानी जैसे लोग, शीरी रहमान जैसे अपना कमर जमान कायरा, और नाम लेने की जरूरत नहीं है मुझे, आई नो। और कई लोग ऐसे मौजूद हैं जो बड़े प्लानिंग के साथ एक मोटिवेट, और इसमें वो अगर स्टाइल अगर आप देखें तो पश्तूनख्वा तहफ़्फ़ुज़ मोहम्मद PTM के हवाले से वो सारे मामला अगर उठा के देखें तो कच्चे छट्टे सारे नजर आ जाते हैं।
तो जानबूझ कर एक प्लानिंग के तहत, अभी चीज कोई सामने नहीं है। इलेक्शन में अगर धांधली की बात अगर करते थे तो इलेक्शन पिटीशंस कितनी दायर हुई आज तक, कितने मामले इलेक्शनों में लेकर आए हैं हम और आप सब ने देख लिया। ऐसी कोई बात रिकॉर्ड पे अभी तक नहीं है कि जिससे ये चीजें क्लैरिटी के साथ सामने आए। दूसरी बात जहां तक है कि ये इल्जाम सिर्फ हवा की हद तक है, यानी अगर आप मिसाल के तौर पर कोई धांधली थी या कोई ऐसा काम किया था, फैसलों के ऊपर तनकीद करते रहे, फैसलों के ऊपर और 5 जजेस का नाम लेकर बिला वजह तनकीद करते रहे, और हमने देखा कि बाकायदा उसमें 3 लोगों को तौहीन अदालत की सजा भी हुई है, निहाल हाशमी को, दानियाल अजीज को और तलाल चौधरी को। हम सब ने वो रिकॉर्ड पे देखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये इन लोगों की जुबानें बंद करनी चाहिए पार्टियों के अंदर, अपनी पार्टियों के अंदर इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। और इलेक्शन कमीशन भी खामोशी जो है ना वो हैरान कुन है, यानी इलेक्शन कमीशन भी ऐसे लोगों को 62 और 63 का अगर इंटरप्रिटेशन में जाएं आप क्या खाली बैठ के आपको क्या ये लाइसेंस मिल गया है कि आप हवा में बैठे बात करके इदारों को मिलाइन करते रहे, इदारों में तनकीद का निशाना बिठाया जा रहा है, और एट द एंड ऑफ द डे क्या होना है, यानी इससे आम आदमी कितनी मायूस होती है और इसका और शामियाने और बगले कहां भी जाई जाती है दुश्मन ममालिक में, चाहे वो इंडिया की शक्ल में है या बाकी लोगों की शक्ल में है। ये हम सारा कुछ देखते आए हैं। तो DGSPR ने जो इस मौके पे दी है हमें उसको मानना चाहिए, और इस पे मैं समझता हूं कि सियासी जमातों के अंदर एक्शन लेने चाहिए। बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, आप कह रहे हैं। मलिहा, पीपल्स पार्टी और JUIF के मौकिफ में हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत लचक तो आई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने इसी बयानिए को साथ लेकर चलना है। हालांकि अवाम इस बयानिए को रिजेक्ट कर चुकी है, बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं ये लोग। देखिए, बात यह है कि इनके तो सॉफ्टवेयर हो गए अपडेट, जो बात है। अब अभी मैं आज भी हाफिज हुसैन अहमद साहब यही बात करते हैं कि हम और शेरानी साहब, हम फजल रहमान साहब से दूर पहले के कारकुन हैं JUIF के, और वो तो इसको पे भी नहीं मानते। वो तो कहते हैं कि जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान है ये। तो बात ये कि इनको तो इमरान खान को तोड़ने के लिए चले थे, इनको तो अंदर से अपना क्राइसिस में आ लिया। यानी नून लीग में भी आपने देखा कि मरियम साहिबा के साथ उनके अपने MLA और MP हैं इस बयानिए के साथ नहीं खड़े हुए, और ये सबसे ज्यादा इनके मसले की बात है। शायद इमरान खान या कोई इदारों का एहतराम इनको नहीं चीज पर लेकर आया। इनके जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुए हैं, फजल रहमान साहब का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मरियम और नवाज शरीफ साहब के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है वो ये है कि इनकी अपनी जमात ने इनका साथ नहीं दिया। और आज जो DGSPR ने बात की है कि भाई आप 2.5 साल से मुसलसल इल्जाम लगा रहे हैं कि सिलेक्टेड, तो कोई सबूत ले आए। हाल इनका ये है कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो इमरान खान साहब ने बहुत खूबी बता दी थी कि भाई 2013 में जब मुझे एतराजात थे, तहफ़्फ़ुज़ात की धांधली हुई है, तो मैं कहता था कि 4 हल्के खोले जाएं, लेकिन उस वक्त हुकूमत ने, नून लीग की हुकूमत ने बकौल इमरान खान साहब उनके साथ ताबूत नहीं कर, हमने भी देखा तो तमाम तर कानूनी दरवाजे खटखटाने के बाद साल बाद उन्होंने धरना दिया। बिल्कुल। अब यहाँ पर सही है, यहाँ पर इशू ये है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने एक ऐसी पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई रिगिंग के तहकीकात के लिए, और उसमें इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट रखे गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के, यानी जितने लोग हुकूमत के हैं उसमें उतने करातीन ऑपोजिशन के भी हैं, लेकिन वोट इन जाए और आज का दिन आए, आज तक कोई सबूत लेकर नहीं आ सके, और उस पार्लियामेंट्री कमेटी को हेड करते हैं परवेज खट्टर साहब। बिल्कुल। जो इदारों के पास अपने दस्तावेजी सबूत लेकर जाकर बात प्रैक्टिकली उसको फाइट करने की बात आती है, तो वहां पर इतना ये कच्चे हैं। मसला ये है कि इनको भी पता है कि इनके बयानिए में कोई वजन नहीं है, बिल्कुल इनको भी पता है कि कौन इमरान खान को पड़ा है। अब आप इख्तिलाफ इत्तेफाक करें वो अलग बात है, उससे थोड़ा सा निस्बतन ज्यादा वोट इमरान खान के खिलाफ ही पड़ा है। सही, ठीक है, सही, ठीक है। एहतशाम साहब, जी मलिहा, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। एहतशाम साहब, पहले भी DGSPR वाजे कर चुके हैं, आज आप समझते हैं कि एक किस्म की वार्न किया गया है कि आप तहकीकात के बगैर आप क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सबूत हैं तो भी सामने लाएं। देखिए सोनिया, मेरा ख्याल है बहुत फोर्सफुल प्रेस कॉन्फ्रेंस और बहुत फोर्सफुल डिनाइल था DGSPR की तरफ से, और ये बॉल उनके कोर्ट में फेंकी गई है, ख़ास तौर पर मरियम साहबा के कोर्ट में, कि जो दूसरा तीसरा उन्होंने बयान दिया है कि जी NRO हमसे मांग रहे हैं, हमें कहा जा रहा है, और भाई आपको कहा जा रहा है तो आज बताना पड़ेगा, बताएं किसने आपको कहा है, लेके आए सामने, उसको एक्सपोज करें। देखिए मसला क्या है, आप इसको सोनिया इस तरह देखें कि जो हम 3 हफ्ते पहले तक जो एक बड़ी इंतहा से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेशन देख रहे थे मौलाना फजल रहमान के पार्ट पे, मरियम साहबा के पार्ट पे और बिलावल भुट्टो के, आप देख ले बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान साहब किसी हद तक एक तरफ हो गए। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जी आधा NRO हो गया,
आधा NRO जो है ना वो 26 फरवरी से पहले मार्च से पहले हो जाएगा। रिलीफ मिलना शुरू हो गया। मतलब देखें बातें हो रही हैं 26 मार्च से पहले हो जाएगा। देखें ना आप इसको इस तरह देखें ना कि जो लोग एक दूसरे को सड़कों पे घसीटना चाहते थे आज एक दूसरे की टांगों से क्यों लिपटे हुए हैं। ठीक है, अब सूरत हाल जिस तरफ लेके जा रही है, अब ये फ्रस्ट्रेशन है। पहले ललकारा गया अदारों को, कहा गया कि जिनको निकालें, और बहुत सारे लोगों ने कहा भाई आप तो इनको मानते नहीं अदारोों को, आपने क्यों कहा। मरियम साहबा का बयान मुड़ के दोबारा नहीं बात की उन्होंने कि जी इनको नवाज शरीफ को अपना इमरान खान को निकालें फिर हमसे बात करेंगे। देखिए अब आप जिस नतीजे पे जिस नैच पे आप लोग पहुंच गए हैं, 4 महीने में जो आपको मेहनत करनी चाहिए थी वो नहीं की। 3 महीने गुजर गए, नए सिरे से हिकमत अमलिया बनाना पड़ेगी आप लोग। अब आप देख लें, अब महंगाई मार्च नाम रख रहे हैं इसका, लॉन्ग मार्च का, इसलिए कि आपको अपने अहदाफ हासिल करने में बड़ी शिद्दत से नाकामी हुई। अब ये जो अदारों को मिलान करने वाली बात है, ये किसी सतह पे भी कोई इसको पसंद नहीं कर रहा। देखें आप जब आपकी मर्ज़ी होती है तो आप अदलिया पे चढ़ाई कर देते हैं, आपकी मर्ज़ी का फ़ैसला ना हो तो एक्यूज़ करते हैं, मर्ज़ी का फ़ैसला आ गया तो आप मिठाइयाँ बांट रहे होते हैं, आप सिविल सोसाइटी मीडिया सबको आप रगड़ जाते हैं। तो देखिए इस वक्त जो फ्रस्ट्रेशन उनकी यह है कि कोई आए हमसे बात करे। भाई किसी ने बात नहीं करनी है आपसे, सीधी सीधी बात है, आप में अगर तप्पड़ है तो आप आए, इनको हटाएं। जो तरीका जमहूरी तरीका रहा सवाल यदि मामलात पार्लियामेंट में तय होने चाहिए तो पार्लियामेंट का इजलास दो दिन मुश्किल से होता है, तीसरे दिन वो धड़कों मचाया जाता है कि वो रोग हो जाता है। तो इस वक्त यही है कि मेरा ख्याल है आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आई एम श्योर कि ये भाई देवे नवाज शरीफ साहब भी खामोश हो गए, उस तरह वो भी बात नहीं कर रहे। फजल रहमान साहब आप देख लें, उनका जुमला नोट करें, सोनिया वो क्या कहते हैं, कितने जादीदा आदमी है। वो कहा करते थे एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेते थे ओपनली, कहा करते थे एस्टैब्लिशमेंट बाज आ जाए, फिर उन्होंने कहा कि जी फिर थोड़ा सा नीचे आए, उन्होंने कहा गैर जमहूरी कुफ्ते जो है ना वो सियासत में आना बंद कर दें, अपना रोल ख़त्म कर दें। अब वो क्या कहते हैं, गैर जमहूरी सोच के हम खिलाफ है। बिल्कुल ये मरियम साहबा कर रही हैं, और मरियम साहबा को पता चल गया कि पंजाब में ये चूरन नहीं बिका। 13 दिसंबर के इलेक्शन के बाद उनका मामला बहुत खराब हो गया। अब कोई नया लॉलीपॉप नहीं कहानी देना पड़ेगा। सदीक साहब आप इस पर कमेंट कीजिएगा, इसकी वजह क्या है जो आए दिन हम देख रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की जाती है। क्या आप समझते हैं कि फौज को दबाव में डालकर कोई कंसेशन हासिल करने की कोशिश की जा रही है, या वजह कुछ और है? देखिए एक बात तो बड़ा वाज़ेह तौर पर है ना, अगर PMLN का देखा जाए, वो आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट उठाकर उस वक्त लेकर आई, और उन्होंने उससे नतायज भी यकीनन हासिल किए होंगे, ये नहीं है कि नहीं। वैसे तो हम सब ने देख लिया है कि रोल क्या है नवाज शरीफ साहब का। इस वक्त वजह ये है कि इनको को बचाने नहीं आ रहा। प्रॉब्लम ये है कि ये NRO की शक्ल अगर यूं देख ले कि यहाँ आकर इन लोगों के जरिए वो इमरान खान के ऊपर, एस्टैब्लिशमेंट के जरिए, इन लोगों के जरिए इमरान के ऊपर दबाव डालना चाहते हैं कि वो हमें माफ कर दे, हमें छोड़ दे। लेकिन इमरान खान इस हवाले से टस से मस नहीं हो रहा, और यही वजह है कि अब चीजें सारी आपके और हमारे सामने रिकॉर्ड पे आ रहा है। यानी इसमें तो अब डाउट कोई रह नहीं किया ना, यानी चीजें इतनी क्लैरिटी के साथ है। और दूसरा देखें, एस्टैब्लिशमेंट कोई आए तो मदद क्या करे भाई, आपको डिस्क्वालीफाई किया है सुप्रीम कोर्ट ने, रिव्यू खारिज हो चुका है। उसके बाद आपको नैब की 2 अदालतों ने, एक में 10 साल सजा दी है, एक में 7 साल सजा दी है। अजहर सदीक साहब आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, मलिहा मैं आपकी तरफ आऊंगी। आप PDM ने तो लॉन्ग मार्च की तारीख भी दे दी है, आप क्या समझती हैं लॉन्ग मार्च हुकूमत के लिए कोई खतरा बन सकता है? हाँ जी, देखिए ये बड़ी एक गौरतलब बात है। हुकूमत को यहाँ पर सोचने की बात यह है हुकूमत के लिए कि इसको बहुत इजी ना ले। देखिए उन्होंने बहुत स्मार्टली इसको महंगाई मार्च का नाम दे दिया। बिल्कुल। अब आप चाहे ये कहें कि माफियाज कंट्रोल नहीं होते, महंगाई ज्यादा है, जो भी है हम कोशिश कर रहे हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटी को बहाल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन माफियाज से लेकर आ जाता है। आप जो मर्जी कहें, एट द एंड ऑफ द डे लोगों ने आपसे सवाल ये करना है कि भाई मेरे बच्चे की फीस, मेरा खाना पीना, मेरा बिल, मेरा किराया, क्या ये सारी चीजें मैं फ्री कर पा रहा हूँ या नहीं। लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे नवाज शरीफ पर जरदारी मुल्क खा गए और इमरान खान एक ढेले की करप्शन वाकई नहीं करते। उनको इस बात से फर्क पड़ता है कि उसका माइक्रो इकोनॉमिक लेवल का बजट आसान हो। तो ये हुकूमत के लिए भी बहुत बड़ा टेस्ट केस होगा। अगला आने वाला 1 महीना जो है, इसमें हुकूमत को बहुत इफेक्टिवली अपनी प्राइस कंट्रोल कमेटीज को खींचना चाहिए और अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन खींचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, आप कह रही हैं कि हुकूमत को परफॉर्मेंस बेहतर करने की तरफ तवज्जो देना होगी। नाज़रीन एक मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, मजीद इश्यूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस।
बाद खुशामदीद नाज़रीन। अब जरा बात कर लेते हैं सेनेट इंतखाबात की। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आपको क्या लगता है पीटीआई सेनेट इलेक्शन को लेकर इस पर इतनी डेस्परेट क्यों दिखाई दे रही है आपको? जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लेकर गए तो फिर फैसले का इंतज़ार कर लेते, फ़ौरन उसके बाद हमने देखा कौमी असम्बली में उस अपोजिशन के साथ आइनी तरमीम का बिल लेकर गए जिससे ना कोई मुशावरत हुई, फिर वहाँ से नाकामी हुई तो दोबारा फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करने के बजाय ऑर्डिनेंस ले आए, वो भी मशरूत कर दिया फैसले से। तो क्यों इतनी डेस्परेट नज़र आ रही है इस? देखिए, दो चीज़ें बड़ी बुनियादी हैं सोनिया, बड़ी अहम भी हैं। देखिए, एक तरफ तो अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है, उनका कहना है कि जी परेशानी इमरान खान साहब को यह है कि उनकी पीटीआई के लोग प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर जो है ना वो बिक जाएंगे और उनका नुकसान होगा, ठीक है ना, एक ये डर है। अब दूसरी तरफ सूरत हाल जो हमें बता रही है वो ये बता रही बड़ा वाज़े तौर पे कि ये मसला कानूनी से ज़्यादा सियासी बन गया है। बिल्कुल ठीक है ना। अभी आप देख लें जिस तरीके से ओपोजिशन वाले कह रहे हैं कि जी अच्छा चलें आप ये कर रहे हैं तो फिर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी आप शो ऑफ हैंड से करवाएं, उस पर अभी बात होनी है। देखिए, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपने देखा आज ऑब्जर्वेशन उनकी आई हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग, एक दो ऑब्जर्वेशन भी आई हैं। भाई आप पहले आए सीधे सीधे आप चले गए अदालत में, फिर आपने जनाब 26वीं तरमीम आइनी बिल वो भी इंडिसेंट तरीके से जो मुतल्लिका कमेटी से मंजूर करवा के आप वहाँ ले गए हैं, फिर आप ऑर्डिनेंस लेके आ गए हैं। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि जी मामला किधर जाके नोटिस भी जारी वो भी। अब देखें अब होगा क्या है। अब 11 तारीख डेडलाइन है, अगर इलेक्शन शेड्यूल 11 तारीख को आ जाता है तो फिर कुछ लोगों का ख्याल है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अगले 3-4 दिन में नहीं आने वाला। फिर क्या होगा? फिर तो वही 186 के तहत वो कहते हैं, सिद्दीक साहब हमें ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि जी वो जुरिस्डिक्शन जो इन्वोक होती है अपने जुडिशरी की वो तो हो जाएगी। फिर अगर ये फैसला नहीं आता तो फिर 226 के तहत इलेक्शन जो है ना वो फिर उसी तरह ही होंगे, सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होंगे। अब वो हुकूमत को कितना नुकसान है कितना फ़ायदा, लेकिन एक बात तय है कि जो आपने देख लें तज़िये जो आ रहे हैं वो यही लग रहा है कि ये तकरीबन हाउस जो है ना वो 104 का जो था वो 4, क्योंकि इस दफ़ा इलेक्शन नहीं होगा 4 लोगों का फाटा के लोगों का तो 100 का है, उसमें एक फिगर आ रहा है कि जी 49 हुकूमत के हो जाएंगे और 51 के करीब अपोजिशन के लोगों के हो जाएंगे। अब ये होते नहीं होते। और फिर ये कि ये भी एक एलिमेंट है, कुछ लोगों का ख्याल है कि भी ये मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत इलेक्शन होगा, अगर ये इकट्ठे मिलके अपोजिशन वाले भी लड़े तो शायद हुकूमत के लिए मुश्किलात नहीं होंगी। मेरा अपना ख्याल है इकट्ठे मिलके करेंगे तो शायद कोई 1-2 सीटों का मसला भी मुश्किलात हो सकती हैं, आप ये कह रहे हैं। ठीक है मलिहा, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब हुकूमत कहती तो है कि शो ऑफ हैंड्स के जरिए कराएंगे ताकि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, लेकिन जाहिर है इस पर तनकीद नहीं हो रही। ये जो तरीकाकार है इसको आप कैसे देखती हैं? आप समझती हैं कि खुद भी हुकूमत कंफ्यूजन का शिकार है सारे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपकी ऑडियंस के लिए बताती चलूं। इसको अब दोपहर में भी मैं अगर सिद्दीक साहब से एग्जैक्टली यही बात कर रही थी कि हमारे मीडिया में बहुत ही फॉर्म की डिबेट ज्यादातर जगहों पे की गई है। भाई ये बहस ही नहीं है कि ये जो एग्जिस्टिंग प्रोसीडिंग है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बताना कि ऑर्डिनेंस का लदम है या फिर ये आईनी है कानूनी है। 3 तरह के केसेस सुप्रीम कोर्ट सुनती है, एक जो निचली कोर्ट से हाई कोर्ट वगैरह से आते हैं और दूसरे जो ये सो मोटो एक्शन लेते हैं जिसपे 184(3) के तहत, तीसरा वो होता है जिसमें एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होती है उनकी। तो हुकूमत ने उनसे मशवरा मांगा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि क्या आइन में तरमीम करके शो ऑफ हैंड से हम करवा सकते हैं ओपन बैलेटिंग से सेनेट इंतखाबात, या फिर एक्ट में तरमीम करनी पड़ेगी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अदालत जो भी फैसला दे और ये फैसला जब भी आए भले सीक्रेट बैलेटिंग से ही हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का इसमें एक हायर मॉरल ग्राउंड सेट हो जाएगा। ये बड़ी चालाकी से इन्होंने खेला है कि ये कल को अपने वोटर को कह सकेंगे और अवाम को बता सकेंगे कि देखें जी हम तो वाकई में शफाफियत लाने के हामी थे, भले हमारे पास 2/3 मेजोरिटी नहीं भी थी, लेकिन हमने इलेक्शन स्केड्यूल आने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट से मशवरा किया, अगर ये हो जाता तो हम तो इस पे जी बिस्मिल्लाह राजी थे। ये तो आज फजलुर रहमान साहब की जमात जो पिटिशन लेकर चली गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अजहर सिद्दीक साहब बेहतर इसमें हमें बताएंगे कि उससे एक पॉलिटिकली, ये जो एहतशाम साहब बात कर रहे हैं कानूनी से ज्यादा पॉलिटिकल मसला बन गया है। तो अब पॉलिटिकली फजलुर रहमान साहब की जमात और अपोजिशन ने ये तासुर दिया है कि हम इस चीज के खिलाफ अदालत में चले गए हैं कि शफाफ तरीके से वोटिंग की जाए। तो मेरा ख्याल है बड़ी स्मार्ट मूव है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसमें खेल गई है, और भले इसमें उनको फायदा होता है या नहीं होता। बिलावल भी आज कह रहे थे कि ओपन बैलेटिंग अगर होती है तो हुकूमत से ज्यादा हमें फायदा होगा, हुकूमत को नुकसान होगा। अब देखते हैं फायदा नुकसान किसको होता है, लेकिन मेरे ख्याल में जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब जो कह रहे हैं
वो कहते हैं कि जी हमें पता है कि अगर ये नंबर 2/3 नहीं है मेजॉरिटी हमारे के साथ होना है, हमारे पास नंबर नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को एक्सपोज करना चाहते हैं। यही बात अपोजिशन लेके जा रही है सब जगहों पे कि देखें इनकी नीयत ठीक नहीं है। सही, ठीक है। अजहर सिद्दीक साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आज अदालत की जानिब से यह भी कहा गया कि सदारती ऑर्डिनेंस अगर मशरूत ना होता तो कलअदम करार दे देते। दूसरा, आप समझते हैं कि सदारती ऑर्डिनेंस को अदालती फैसले से मशरूत किया जा सकता है? इसकी कोई नजीर मिलती है माजी में भी? देखिए, बुनियादी तौर पर हम इसको कंडीशनल लेजिस्लेशन कहते हैं और ये पूरी दुनिया में अंदर होती रही है। सही, वो अलहदा बात है कि उसके प्रॉज एंड कॉन गलत हैं। मैं सिर्फ आसान नाज़रीन के लिए आसानी के लिए बताता चलूं कि जब अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अगर याद हो 2006 में उसके शिक नंबर 23 के अंदर था कि इलेक्शन थ्रू शो ऑफ हैंड वगैरह होने और ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये वही सियासी जमातें हैं, सारी सियासी जमातें जो पीडीएम की शक्ल में एक तरफ इकट्ठी हो गई हैं। वजह क्या है कि ये करप्शन और करप्ट पैसा इनके पास बहुत ज्यादा है, बिजनेसमैन इनके बहुत ज्यादा है और इमरान खान शायद 2006 का जिक्र करें तो बड़ा गुस्सा आता है उनको। वैसा ही है, वो पैसे शायद इनके पास, पीटीआई के पास पैसे इतने नहीं है, उन्होंने हाई मॉरल ग्राउंड पे खेलने की कोशिश की और इसीलिए देखें वो बड़े टाइमली आए हैं। अब जवाब कोई नहीं है कि हम कह रहे हैं अगर करप्शन खत्म होनी चाहिए तो आपको तो चाहिए था कि फौरी तौर पर जो तरमीम है आर्टिकल 226 के तहत अगर आई थी तो उस तरमीम को मांगते, लेकिन वह मछली मंडी बना दी गई। और 226 के तहत सेनेट के इलेक्शन जो है ना, मैं भी समझता हूँ कि ये आइन के तहत नहीं होते हैं। ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन ही है, डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन नहीं है, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन नहीं है, बड़ा वादे तौर पर है। और उन्होंने हाई मॉरल ग्राउंड को सामने रखते हुए ऑर्डिनेंस के अंदर कंडीशनल लेजिस्लेशन की है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देती है कि ये आइन के तहत इलेक्शन नहीं है, अगर आइन के इलेक्शन नहीं है, यही जस्टिस जाजुल सर ने कहा कि अजहर साहब एक चीज और क्लैरिफाई कर दें, नेशनल असेंबली में तो फ्लोर क्रॉसिंग की जो है ना शिक है, वहां तो आप देखें अगर वोट अलहदा डालेंगे अपनी पार्टी के खिलाफ तो आपकी सीट चली जाएगी। यहाँ पे तो उस तरह की चीज सेनेट में नहीं है ना। और सुप्रीम कोर्ट तो यही कह रही है कि जी एक बंदा अगर अपनी दयानतदारी के साथ अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देना चाहता है, आपकी पार्टी में ही रहता है, तो आपको क्या इस पे इशू है? जी देखिए, यहाँ मैं क्लियर करता चलूं, डिफेक्शन क्लॉज है ना आर्टिकल 63A का, डिफेक्शन का पार्टी में ये वोट देने से कोई ताल्लुक नहीं है। डिफेक्शन नहीं हो सकती है, याद रखिएगा। वो सिर्फ और सिर्फ डिफेक्शन होनी है मनी बिल के हवाले से, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के हवाले से। यहाँ अगर कोई जमीर जिसका इतना जागा हुआ है, भैया आप तो सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से आए हैं, एक सियासी जमात छोड़कर दूसरी सियासी जमात के किसी को वोट देना है आपने, तो आप खुल के आए। अगर बात करें आप इस पर भी जरा अपनी राय दीजिएगा कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन शेड्यूल तक कोई हतमी फैसला नहीं देती, कोई हतमी राय सामने नहीं आती, तो फिर सूरत हाल क्या बन सकती है? देखिए, ये जो इंटेलिजेंट मूव है, वजह ये है कि इलेक्शन शेड्यूल अगर आ जाता तो ये तरमीम नहीं हो सकती थी। इलेक्शन शेड्यूल अगर आ जाता तरमीम नहीं हो सकती थी, तो उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल आने से पहले ऑर्डिनेंस के जरा बड़ा इंटेलिजेंटली ये तरमीम ले आए हैं। क्योंकि इस वक्त जो है ना सेक्शन 122(6) इलेक्शन एक्ट 2017 का बड़ा क्लियर है कि इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होने हैं। अगर वो तरमीम लेकर आ गए और कंडीशनल लेजिस्लेशन लेकर आ गए, नया शेड्यूल अगर इलेक्शन कमीशन देता है और सुप्रीम कोर्ट जब ये कह देती है इलेक्शन शेड्यूल आ भी जाता है और कागजात नामजद की जमा भी हो जाते हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि ये इलेक्शन अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो फिर वो ओपन बैलेट के जरिए आइडेंटिफाइबल बैलेट के जरिए होंगे। ठीक है मलिहा, आप जरा इस पर कमेंट कीजिएगा। अब अपोजिशन ये भी कह रही है कि अगर आप सेनेट का इंतखाब करते हैं ओपन बैलेट के जरिए, तो फिर चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी ओपन बैलेट के जरिए होना चाहिए, उस पर भी उंगलियां उठ रही हैं। तो आप इस पर क्या कमेंट करेंगी? जाहिर है, देखें बात यह है कि आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। जिस तरह अभी हम अपोजिशन की बात कर रहे थे कि कितनी शदीद किस्म की हिपोक्रेसी है इनकी, कि इनके अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इन्होंने 23वीं शिक में ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि आइडेंटिफाइबल बैलेट होना चाहिए, ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। एहसन इकबाल साहब 2017 में खुद कहते रहे, इन गुनहगार कानों ने सुना, इन गुनहगार आंखों ने उनको देखा, ये सारी बात करते हुए, लेकिन आज वो खुद इसके ऑपोजिट बात करते हैं। तो जिस तरह हम अपोजिशन को कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि कल तक आप इस राग लाते थे और आज वाकई जब होने का चांस बन रहा है तो आप फौरन इससे पलटा खा गए हैं। इसी तरह हुकूमत भी पिक एंड चूज नहीं कर सकती कि हाँ जो सेनेट इंतखाबात हैं, जो सेनेटर्स चूज करने हैं, इलेक्ट करने हैं, वो तो इस तरीके से हो, शफाफ तरीके से, लेकिन जो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो, वो जहां चांस है कि अपोजिशन जीत सकती है,
तो वहां पे आप सीक्रेट बैलेटिंग की तरफ चले जाएं। वहां पे ठीक है एहतशाम साहब, क्विकली क्या चीज हुकूमत को रोक रही है कि हुकूमत चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी ओपन बैलेट से करा देती? क्या लेकिन वजह, ये क्या ध्यान रोक में रहा है? रखने वाली बात है कि जो इस वक्त चेयरमैन सेनेट है, इतलात ये है कि हुकूमत हर सूरत में उनको रखना चाहती, कायम रखना चाहती, उनको जितवाना चाहती। और जिन्होंने बनवाया था ख़ास तौर पे जरदारी साहब, वो मैसेज सिग्नलिंग पोस्चरिंग ये कर रहे हैं पार्टी, इन दोनों पार्टियों को साथ रख के, नून और फजल रहमान के साथ, कि भाई मैंने वो किया था, मैं इसको रिवर्स करूँगा। आप इसलिए तो आप देख लें अभी तक इंटैक्ट है, अदरवाइज तो शाम उन्होंने जिस तरीके से अपना अब्बासी साहब हैं, शायद खान अब्बासी साहब ने तो ओपनली कह दिया था कि अगर इस तरह ही आपने अलहदा होना है तो आप छोड़ के चले जाएं, या पीपल्स पार्टी को बड़ा वादे तौर पे कहा था लाइन छोड़ दें, तो वो भी दोनों तरफ खेल लें। देखें बात यह है कि जरदारी साहब ने अपनी गेम बना ली है, अब मसला जो है ना आ गया जाके अपना मरियम ठीक है, साहब आप ये कह रहे हैं एहतशाम साहब कि अगर हुकूमत वाकई ट्रांसपेरेंसी चाहती है तो अपोजिशन जो उंगलियां उठा रही है, आप चेयरमैन सेनेट का भी कर दें ओपन बैलेट। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। एहतशाम साहब, सीनियर एनालिस्ट मलिहा हाशमी भी हमारे साथ मौजूद थी, अजहर सदीक साहब माहिर कानून, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।